प्यारे बच्चों और दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर गए। हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है आपके रेलवे से रिलेटेड, अगर आप एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी की तैयारी करें या फिर एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम जैसे एमटीएस है, जीडी का एग्जाम होने वाला है, सीएचएल है या सीजीएल है, सीपीओ है, तो दोस्तों हर एग्जाम के लिए ज़बरदस्त होने वाली है ये वीडियो। तो लास्ट तक बने रहिएगा। हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन गणितीय संक्रिया क्वेश्चन है। करें यदि त्रिभुज का अर्थ प्लस और वर्ग का अर्थ गुणा और डॉलर का अर्थ भाग और थीटा का अर्थ माइनस हो तो इसका मान पूछा है। देखिए इसमें बस एक ही चीज़ की जानकारी होनी चाहिए आपको, बोर्ड मास रूल। अगर बोर्ड मास रूल पता है तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सेकेंडों का खेला है। बस आपको करना क्या है, जैसे ये 64 संख्या है तो 64 आपको लिख देनी है और डॉलर जो दिया हुआ है, डॉलर का अर्थ जो कह रहा है कि डॉलर का अर्थ भाग है, आपको भाग वहाँ पे बना देना है। 8 संख्या तो जो का लिखते जाना है। बाकी त्रिभुज का अर्थ प्लस कह रहा है, प्लस लिख लेना है, फिर 16 लिख लेना है। फिर आपका वर्ग आ गया, वर्ग का अर्थ कह रहा है गुणा, गुणा बना देना है और 4 लिख लेना है। फिर थीटा आ गया, थीटा का अर्थ माइनस कह रहा है, उसके बाद 3 लिख लेना है। अब क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल जैसे कहता है वो उस हिसाब से आपको काम करना है। बी और ओ, इसमें ब्रैकेट ऑफ है नहीं तो छोड़िए उसको। अब डिवीजन पे आ जाइए डायरेक्ट। डी से डिवीजन, यानी पहले क्या करेंगे, चिन्हों में भाग निपटाएंगे। तो 8 से क्या करेंगे, 64 में भाग देंगे तो 8 64 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करें, एम से मल्टीप्लिकेशन यानी गुणे को निपटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 और 4 के अंदर गुणा है तो यहाँ पे प्लस बना लीजिए पहले, उसके बाद 16 चौक को 64 यहाँ पर लिख लीजिए। फिर उसके बाद -3 है तो -3 लिख लेंगे। उसके बाद प्लस करना है और -3 कर देना है। तो 64 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो आप कहेंगे 72 हो जाएगा। 72 में से अगर 3 घटाते हैं तो 69 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो चुका है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आता रहेगा दोस्तों कमेंट करते रहिएगा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, इसमें मैं बार बार यही कहता हूँ कि कड़ियाँ जोड़िए और उसके बाद एक कैरेक्टर में घुस जाइए, आपके दिमाग के अंदर सारे रिश्ते घूमने लगेंगे। जैसे कह रहा है ए बी की माँ है, क्या कह रहा है, ए बी की माँ है। इस तरीके से हम कड़ियाँ जोड़ेंगे। देखिए ए बी की माँ है, यहाँ पर एक चीज़ और इंडिकेट करते जाएंगे। जैसे ए माँ है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए कि ये स्त्री होगी तभी तो माँ है। स्त्री को हम निगेटिव से दर्शाएंगे, पुरुष को पॉजिटिव बना देंगे ऊपर। ठीक है, रिलेशन निकालने में इससे भी बहुत आसानी हेल्प मिलती है। अब यहाँ पर बी नहीं फाइनल है कि ये इसकी लड़की है कि लड़का है, तो इसको हम वैसे ही अभी छोड़े रहेंगे। फिर आगे कह रहा है जो है सी ए का पुत्र है। अब यहाँ पर ए बी से कोई रिलेशन, सी ए का पुत्र है तो ए है इसमें, तो क्या करें, सी ए का पुत्र है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से सी को दर्शाएंगे और इसका पुत्र बना देंगे। सी क्या कह रहा है, ए का पुत्र है। यहाँ पर दोस्तों बी की भी माँ ए हो गई और सी की भी माँ ए हो जाएगी। इतना तो क्लियर हो गया, यानी कि ये दोनों या तो भाई बहन होंगे, जो भी होंगे। लेकिन भाई या बहन, भाई भाई भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। क्योंकि सी पुत्र है तो बी हो सकता है लड़की इसकी पुत्री हो या पुत्र भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में भाई भाई भी हो सकते हैं, बहन भाई बहन भी हो सकते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो इस पर बहुत अभी ध्यान मत दीजिए, आगे पहले पढ़िए। आगे कह रहा है डी जो है ई का भाई है। आगे क्या कह रहा है, डी जो है ई का भाई है। अब यहाँ पर ना डी है ना ई है, तो हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे दर्शा देते हैं। डी क्या कह रहा है, ई का भाई है। बाद में इसको हम अगर कोई रिलेशन बनेगा तो उठा करके ला करके फिर से, अभी इस ग्रुप का ये सदस्य नहीं है तो इसको हम यहाँ पर रखे रहेंगे इस तरीके से दर्शा कर। आगे कह रहा है ई बी की पुत्री है। ई को क्या कह रहा है, इस बी की पुत्री बना रहा है। ई को क्या कह रहा है कि इस बी की क्या है, पुत्री है। अब देखिए इस जो है इसको हम क्या करेंगे, अब इस डी और ई वाले रिलेशन को यहाँ पर बैठाएंगे। क्या कह रहा था, डी जो है ई का भाई है तो इस डी को हम यहाँ पर दिखा देंगे कि इस ई का क्या है, भाई है। बात हो गई, इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। चलिए अब क्या करें, तो बताएं कि ई की नानी कौन है। किसकी नानी, ई की। ये ई है, इसकी नानी पूछ रहा है कि कौन है, ई की नानी। वो ई की नानी पूछ रहा है। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर कह रहा है कि ई जो है, ई पुत्री है बी की, यानी बी यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ से ये पता चल गया बी क्या है, ई बी की पुत्री है तो इससे पता चल गया बी इसकी माँ होगी। माँ भी हो सकती है और वो भी हो सकता है कि पिता भी हो। ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है बी का, क्योंकि कहीं से भी, जैसे यहाँ पे डी भाई कह रहा था तो इसको हम पॉजिटिव मान सकते हैं। ई पुत्री कह रहा था तो ई को निगेटिव मान सकते हैं। सी पुत्र कह रहा था इसको पॉजिटिव, लेकिन ये कंफर्म नहीं अभी तक हो पाया कि बी क्या था, स्त्री है कि पुरुष है। अब यहाँ से चूंकि ई पुत्री है बी की, तो अब बी हो सकता है कि पिता भी हो सकता है कि माता भी हो। ठीक है, अब इसको हर हाल में आपको माता मानना ही पड़ेगा। क्यों माता मानना पड़ेगा, चलिए अभी समझ में आएगा क्यों। अब यहाँ पर कह रहा है कि ई की नानी कौन है, तो मान लीजिए कि अब ये आपको ई के कैरेक्टर में अब घुस जाना है। अब ये बताइए कि आपकी नानी कौन लगती है। आप कहेंगे कि जो हमारी माँ की माँ होगी वही हमारी नानी लगेगी, और जो हमारे पिता की माँ होगी वो हमारी दादी लगेगी। अगर आप इसको पिता के रूप में सोचते हैं, आप सोचिए यहाँ पर, अगर आप सोचते हैं कि ये मेरे पिता हैं यानी ई के पिता हैं, तो इसकी माता कौन है, ए है। बी की माता कौन है, ए है। यहाँ से क्लियर है, बी की माता कौन है, ए है। वही ने कह रहा ए माता है किसकी, बी की। तो इस कंडीशन में ई की ये दादी लगेगी। कब, जब बी को हम
पुरुष मानेंगे तब। अगर बी को हम स्त्री मानते हैं इस कंडीशन में, ई क्या हो जाएगी, ई की माता कौन हो जाएगी, बी, और बी की माता ऑलरेडी ए है, तो इस कंडीशन में ए क्या हो जाएगी, ई की नानी हो जाएगी। ए क्या हो जाएगी, ई की नानी। तो हर हाल में हमें बी को माइनस ही मानना पड़ेगा, यानी स्त्री ही मान करके अपने माइंड में चलना पड़ेगा, वरना फिर ऑप्शन में मिल नहीं पाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें अपने हिसाब से भी करना पड़ता है। अब यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया कि ए क्या है, इस ई की नानी है। चलिए, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन A1 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी मिसिंग संख्या आएगी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि हम देखेंगे, पहले इसके पैटर्न को समझ लेते हैं। जैसे 1 से 2 बनना, आप कहेंगे कि +1 हुआ। चलिए, 2 से 3 +1, 3 से 4 +1, ये तो बहुत आसानी यहाँ तक। लेकिन 4 के बाद 0 फिर 4, यहाँ पे मुश्किल कर दिया इसको। एक एक प्लस होता जा रहा था, तो हम तो सोचे कि बहुत आसान होगा, लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा सा मुश्किल बना दिया इसको। तो अब क्या करेंगे, अगर एक एक प्लस होता तो कोई मामला ही नहीं होता, ला करके हम लास्ट में एक जोड़ करके बना देते। लेकिन दोस्तों मामला कुछ और ही लग रहा है। एक काम करते हैं, जब एक सीरीज से काम ना बने तो हम क्या करते हैं, इसको 2 सीरीज में बांट देते हैं। क्या करेंगे, जैसे 1 छोड़ 1, 1 से 3 पे लाए, 3 पे 4 से, 4 से 7 पे, 7 पे मिसिंग। ऐसे 2 से 4 पे, 4 से 4 पे, 4 से 6 पे, 6 पे आगे जाएंगे तो ये मिसिंग संख्या के आगे चला जाएगा। तो इस सीरीज का हम काम नहीं करेंगे। ऊपर वाली सीरीज देखिए, 1 से 3 बना, यहाँ पर कहेंगे +2, 3 से 4 +1, 4 से 7 +3। दोस्तों यहाँ पर भी कोई पैटर्न नहीं बना, 2 बना, 1 बना, 3 बना, कोई मामला यहाँ पर भी सेट ना। देखिए, एक कभी कभी सीरीज के क्वेश्चन में एक सीरीज से काम नहीं बनता है तो 2 सीरीज बनाते हैं, 2 सीरीज से काम नहीं बनता है तो 3 सीरीज भी बनानी पड़ जाती है, जो कि इस क्वेश्चन में ये ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी 3 सीरीज वाली। इसमें क्या करेंगे, 2 छोड़ देंगे। जैसे 1 से तीसरे पे जाएंगे, तीसरे से छठे पे जाएंगे, और छठे से हम जाएंगे तो मिसिंग संख्या के आगे चले जाएंगे। तो इस सीरीज का हमें कोई काम नहीं है, फिर भी हम देख लेंगे इसमें क्या प्लस हो रहा है। जैसे 1 से 4 पे गए, आप कहेंगे +3 हुआ, 4 से 7 पे आप कहेंगे +3 हुआ, 7 से आगे बढ़े ना रहेगा तो +3 हुआ, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक छोड़े, 2 से 4 पे जाएंगे, 4 से 6 पे जाएंगे, ये भी मिसिंग संख्या के आगे चला जा रहा है। फिर भी हम ट्रिक देख लेते हैं, इसमें क्या लगा, 2 से 4 +2, 4 से 6 +2। अब हमारा नंबर आता है, वो आता है दोस्तों मिसिंग संख्या वाला। जैसे 3 से 4 पे जाएंगे, 4 से मिसिंग संख्या पे जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 प्लस हुआ पहले वाले में, 2 प्लस हुआ इस वाले में। इसमें क्या हो रहा है, 3 से 4 +1 हो रहा है, इस यानी इसमें +1 होगा। उसी हिसाब से अगर सोचे तो 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस तो +1 होगा, तो 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। आपका आंसर आ चुका है। थोड़ा सा आसान, मुश्किल मैं नहीं कहूँगा, हाँ थोड़ा सा दिमाग को घुमाने की एग्जामिनर जरूर कोशिश किया है। हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान था, बस प्रैक्टिस रहेगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित विकल्पों में सही वेन आरेख को चुनिए। पुरुष है, इंजीनियर है और कार है। हमें क्या करना रहता है, इनमें परस्पर रिलेशन देखना है कि पुरुष से इंजीनियर से क्या रिलेशन है, उसका कार से क्या रिलेशन है, कार का पुरुष से क्या रिलेशन है। तो हम 3 तो डायग्राम बना लेते हैं, 3 सर्किल इस तरीके से बना लेंगे। एक को पुरुष मान लेंगे, एक को इंजीनियर मान लेंगे, एक को कार मान लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे पुरुष इंजीनियर को। देखिए, जितने भी पुरुष होते हैं वो सभी इंजीनियर नहीं होते हैं, कुछ पुरुष इंजीनियर होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, कुछ पुरुष को इंजीनियर के अंदर ऐसे डालूंगा, यानी ये पुरुष हो गए, ये इंजीनियर हो गए। प से पुरुष, ई से इंजीनियर। अब बची कार। अब कार ना पुरुष से कोई रिलेशन है ना इंजीनियर से। कार तो दोस्तों कार होती है जो कि आपका जो है मतलब पुरुष और इंजीनियर ये तो मानव से रिलेटेड है, मनुष्य से रिलेटेड है। कार क्या बेजान चीज़ है, उससे कोई मतलब ही नहीं, इनका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये एकदम अलग थलग इसको बना देंगे, कार को क से कार। अब यहाँ पर देखिए, इस तरीके का जो भी डायग्राम है जो कि ऑप्शन 3 में दिख रहा है वही आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है, कह रहे रबर का संबंध जैसे वृक्ष से रेशम का संबंध यहाँ पर किससे होगा। रबर जो होता है, जो आप इस्तेमाल यूज करते हैं, उसी रबर की बात हो रही है। किसी और के जिसको खींचने से क्या होती है, वो बढ़ता है। ठीक है, तो उसी रबर की बात हो रही है। तो रबर वृक्ष से प्राप्त होता है, यानी वृक्ष से ही बनाया जाता है, वृक्ष से जो रबर तैयार किया जाता है। वैसे रेशम जो होता है, रेशम, आप रेशम के जो कपड़े वगैरह आप जानते हैं बहुत महंगे बिकते हैं, खासकर मैसूर और बेंगलोर में सबसे ज़्यादा इसकी खेती होती है। तो ये रेशम जो होता है वो किससे प्राप्त होता है, सभी जानते हैं, बहुत मशहूर है ये रेशम, कीड़े से प्राप्त होता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित शब्द का दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। यहाँ पर दोस्तों दर्पण का रूल ये कहता है कि अगर कोई अक्षर है तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, लेफ्ट टू राइट ऐसे घूम जाता है, लेफ्ट टू राइट। लेकिन यही शब्द के रूप में अगर दे दिया तब, जैसे DPR दे दिया तब, तो आप सोचेंगे कि ऐसे घूमेगा, सभी का सभी अक्षर घूम जाएगा, ऐसे बनेगा। मैं कहूँगा कि ये गलत है। जब शब्द के रूप में दिया रहेगा तो पहले पूरा शब्द घूमेगा, यानी कि ये बनेगा RPD। उसके बाद फिर एक एक अक्षर इस तरीके से R, P और D ऐसे घूमेंगे, यानी शब्द के रूप में तो पहले पूरा शब्द घूम जाएगा, उसके बाद फिर आप अपने आप में एक एक अक्षर घूमेंगे। जैसे यहाँ पर ग्राफ का कह रहा है प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब। तो इस ग्राफ में क्या होगा, सबसे पहले तो ये पूरा ग्राफ लेफ्ट टू राइट ऐसे घूम जाएगा, यानी कि HPARG इस तरीके से होगा।
अब ये क्या होगा, फिर अपने आप में ऐसे एच पी और ए घूमेगा, तो इस तरीके का मैं प्रतिबिंब टाइप बना देता हूँ। ऐसे ए बनेगा वो वाला जो आपके ऑप्शन में दिया उस टाइप से, और आर घूमेगा तो आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा बल्कि ये घूमेगा तो ये आपका कौन सा होगा, हाँ ये इस टाइप से होगा, समझ लीजिएगा। अभी हम ऑप्शन से मिला लेंगे, सही ढंग से डायग्राम नहीं बन पा रहा है। ये जी घूमेगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। पेन से सही ढंग से अपोजिट वाला नहीं बन पाता है, ठीक। तो उसको सबसे बेस्ट तरीका ऑप्शन से हम चेक कर लें। देखिए यहाँ पर एच सीधा दिया हुआ है, ये तो गलत हो गया। यहाँ पर एच सीधा दिया हुआ, गलत हो गया। चलिए यहाँ पर एच आपका तिरछा है, ठीक है, ये भी उल्टा दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर ए सीधा दे दिया, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन से चेक कर लीजिए, क्योंकि पेन की हेल्प से बहुत जो है सटीक आपका डायग्राम अपोजिट नहीं बन पाता है, दिक्कत होती है। तो ऑप्शन से देख लिया जाता है कौन सीधा दिया हुआ कौन उल्टा दिया हुआ, बस रूल आपको पता होना चाहिए जो कि मैंने ये बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये तो दोस्तों मैंने जो ट्रिक बताई है पिछली वीडियो, जिन बच्चों ने मेरी वॉच की होगी, बस उसी ट्रिक से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या कह रहा है, 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी? 10 और 11, यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे 11 होगा। अब यहाँ पर अप्रॉक्स मैं जानता हूँ कि यहाँ पर कम से कम आपका 10:50 जब पार करेगा, यानी कि जब तक 50 पार नहीं करेगा मिनट वाली सुई, 10:50 कब होगा, जब तक ये 10 मतलब ये जो 10 है लिखा हुआ उसको मिनट वाली सुई जब तक पार नहीं करेगी तब तक 50 पार नहीं करेगी, तब तक वो सीध में नहीं आएगी। किसके? घंटे वाले की। घंटे वाले की सुई यहाँ पर मान लीजिए कि है ऐसे, तो मिनट वाली सुई भी एकदम इसके सीध में होने। वही कह रहा है कि घड़ी की सुइयाँ कब आपस में मिलेंगी, यानी एक दूसरे के सीध में कब ऐसे हो जाएंगी, 10-11 के बीच। तो मैं जानता हूँ कि 10:50-55 इसी के आसपास जब घड़ी की सुइयाँ रहेंगी तभी मिनट और घंटे वाली सुई आपस में मिलेंगी। अपने दिमाग में थोड़ा सा नक्शा बना लीजिएगा, ठीक है, यही होगा अप्रॉक्स। तो इसको सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि एक ट्रिक होती है 12/11 वाला रूल। ये तो रूल हर हाल में अप्लाई करना है, जो कि मेरा खुद का है, ठीक है। 12/11 दिमाग में डाल लीजिए, बहुत डीप इसमें जाने की जरूरत नहीं है, सेकेंडों में इस क्वेश्चन का आंसर हम लाएंगे। सबसे पहले 10 और 11 के बीच का है, 5-6 के बीच का है, 7-8 के बीच का है, तो छोटा वाला जो घंटा होगा उसको हम ले लेंगे। ऐसे 10-11 के बीच कह रहा है तो हम 10 को ले लेंगे, 10 बजकर यानी 10 बजा देंगे। अब हम क्या करेंगे, मिनट को लाएंगे। घंटा तो हम छोटा वाला ले लेंगे, वो घंटा वाला हो जाएगा। मिनट को लाने के लिए अब हम यही घंटा जो हमने लिया है उसी को हम देखेंगे, उसको मिनट के रूप में कितना मानते हैं। जब मिनट वाली सुई 10 पर जाएगी तो आप कहेंगे कि वो 50 मिनट हो रहा है, बस वही दिमाग में डालिए। घंटा तो वही छोटा वाला लेंगे, मिनट भी वही छोटा वाला मानेंगे, यानी घंटे के रूप में इसको हमने 10 देखा, लेकिन मिनट के रूप में 10 को हम कितना मानेंगे, 50 मिनट होता है कि नहीं, 10 पे मिनट वाली सुई जाती है, तो वही लेकर के चलेंगे। तो बस इसी को हम लिख देना है 50। घंटे को लिखना है 10, छोटा वाला लेंगे, 10-11 का है, 11-12 का है तो कम वाला लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसी को मिनट में कन्वर्ट करके लिख देंगे। अब बस 12/11 यहाँ पे गुणे के रूप में कर देंगे, बस हो गया आपका आंसर। 12×5 = 600/11 सही बटे के रूप में दिया हुआ है सारा का सारा ऑप्शन, तो काट लेते हैं। आपका हो जाएगा 10:11, 5×5 = 5 बचा, 11×4 = 44, 6/11, 10:54 सही, 6/11। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। मजा आ गई, सेकेंडो लगेगा, उससे ज़्यादा मुझको नहीं लग रहा है लगेगा। डायग्राम का ये भी क्वेश्चन है, अगर नीचे दिए गए आरेख में से उस क्षेत्र का ज्ञात कीजिए जो कि नियुक्त शिक्षित व्यक्तियों को उस भाग को निरूपित करता है जिसकी नौकरी पक्की नहीं है। यानी कि नौकरी पक्की नौकरी वाला तो पहले हम खत्म कर देंगे। पक्की नौकरी वाला डायग्राम कौन सा दर्शा रहा है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज दर्शा रहा है, और कह रहा है कि हमें उनको चुनना है जो शिक्षित नियुक्त व्यक्ति तो हो लेकिन उनकी नौकरी पक्की ना हो। तो पक्की नौकरी वाले को घेर दीजिए, जिसको नहीं कहे उसको तुरंत गायब कर दीजिए, वहाँ से उसको गायब कर देना है तुरंत, देरी नहीं करनी है। क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जो कि नियुक्त शिक्षित व्यक्तियों के उस भाग को निरूपित करता है जिनकी नौकरी पक्की नहीं है। तो ये जो डायग्राम था त्रिभुज वाला वो पक्की नौकरी वाले को दर्शा रहा है, और ये जो सर्किल है देखिए ये नियुक्त को दर्शा रहा है, और ये जो डायग्राम है ये शिक्षित को दर्शा रहा है। तो अब हमको कौन सा डायग्राम चुनना है, हमें वो डायग्राम चुनना है जो नियुक्त शिक्षित हो। देखिए नियुक्त शिक्षित यानी नियुक्त वाला भी हो और शिक्षित हो, उन दोनों से जो घिरा हुआ डायग्राम है। तो यहाँ पर देखिए नियुक्त और शिक्षित यहाँ पे मिल रहा है, जिसमें बी और डी यही दो चीज़ें मिली हुई है। बी और डी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बस ये बहुत आसान ये भी क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मिसिंग संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनटीपीसी में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो बच्चे रेलवे की तैयारी करें उनके लिए तो ये वीडियो बेस्ट होने वाली है। हर वीडियो लगभग रेलवे की तैयारी करने वालों के लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 5, 11, 25 ये पैटर्न हमें समझना है। अभी सीरीज वाला क्वेश्चन किए थे उसी हिसाब से आपको सोचना है। जैसे मैं कहूँ कि 5, 11 ऐसे बना लीजिए, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो। वैसे बनाने की ऐसे एग्जाम में ज़रूरत नहीं है, बार बार लिखेंगे, टाइम भी लगेगी और इतना टाइम हमें नहीं खर्च करना है, ठीक है। तो इसको छोड़िए, मत लिखिए, आप ऐसे ही समझ लीजिए। जैसे 5 से 11 बना, तो कैसे 5 से 11 बना होगा, आप कहेंगे कि इसमें 6 जोड़ दीजिए,
ठीक है। 11 से फिर जो है दोस्तों 25 बना, 11 से 25 में हमने 14 जोड़ा, 25 से 55 में संख्या तेजी से बढ़ रही। तो एक काम करते हैं, इसमें गुणे वाली ट्रिक अप्लाई करते हैं, जोड़ने वाली भी ट्रिक देख लेंगे, गुणे वाली। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे करके ट्राई करते हैं। देखिए मैं 5 को उठाता हूँ, पहले 5 से 11 आप कैसे बना सकते हैं, मैं इसमें गुणा करता हूँ 2 का और 1 जोड़ दूंगा, 5 दूना के 10, 1 11 बन जाएगा। फिर 11 से आपको 25 बनाना है, तो 11 में फिर मैं 2 का गुणा करूंगा, लेकिन 11 दूना 22 ही रह जाएगा। 25 बनाने के लिए 3 अब जोड़ना पड़ेगा। फिर मैं 25 को उठाऊंगा, 25 से हमें क्या बनाना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है 55 वाला, तो 2 ही का गुणा करूंगा, 25 दूना 50 होगा, हम 5 से गुणा 5 जोड़ देंगे तो 55 बन जाएगा। फिर 55 को मैं उठाऊंगा और इसमें भी 2 ही का गुणा करूंगा और ये हो जाएगा 110। 110 में जब तक मैं 7 नहीं जोड़ूंगा अगला स्टेप 117 नहीं आएगा। 117 को फिर मैं उठाऊंगा और 2 का गुणा करूंगा तो 117 दूना 234 होगा, और जब तक मैं इसमें 9 नहीं जोड़ूंगा तब तक 243 नहीं बनेगा। देखिए 117 के बाद 243 आ गया। अब चलिए 243 को मैं उठाऊंगा और 2 का गुणा करूंगा, 243 दूना कितना हो जाएगा 486, और 497 बनाने के लिए मुझे 11 जोड़ना पड़ेगा, तो 497 बन जाएगा। अब 497 से ही हमारी नेक्स्ट स्टेप या इससे मिसिंग संख्या निकालनी है। तो देखिए इस पैटर्न को पहले समझ लीजिए, हुआ क्या इसमें, गुणा तो सब में 2 का हुआ है, तो इसमें भी हम 2 का गुणा करेंगे। प्लस जो किया गया वो क्या, 1 3 5 7 9 11, यानी क्रमागत विषम संख्याओं को प्लस के रूप में लिखा गया है। 11 के बाद विषम संख्या आपकी आती है 13, तो 13 इसमें जोड़ देंगे। तो ये तो आप काम करिएगा कि इसका कैलकुलेशन करने के बाद आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि पता चले कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, राजू दक्षिण दिशा की ओर चल रहा था। इसको करने से पहले थोड़ा सा डायग्राम समझ लेते हैं। दाहिनी साइड पूरब होता है, बाईं साइड पश्चिम होता है, नीचे दक्षिण होता है, आपका ऊपर उत्तर होता है। चलिए ठीक है, इतना हो गया। क्या कह रहा है, राजू दक्षिण दिशा की ओर चल रहा था, यानी यहाँ पे राजू था, ठीक है, और वो नीचे यानी दक्षिण दिशा कहाँ है, नीचे की तरफ चल रहा था। कह रहा है कि वो 2 बार बाएं मुड़ता है, 2 बार बाएं मुड़ता है। दक्षिण दिशा में जब चलेंगे, जिधर आपका दायां उसका बायां हो जाएगा, जिधर आपका बायां उसका यानी अपोजिट हो जाता है। अब वो बाएं मुड़ने के लिए कह रहा है, तो आप क्या करेंगे, दाएं मुड़ेंगे। दाएं बाएं वो 2 बार मुड़ता है, तो एक बार बाएं मुड़े तो दोस्तों किधर पहुंच गए, ये दिशा पूरब की है। अब पूरब दिशा में पहुंचने के बाद फिर बाएं मुड़ेंगे तो आप इधर मुड़ जाएंगे, ठीक है, इधर मुड़ जाएंगे। तो 2 बार हम बाएं मुड़ गए। और कह रहा है और फिर दाएं ओर मुड़ता है। अब ये उत्तर दिशा हो गई, अब उत्तर दिशा हो गई तो दाएं मुड़ेंगे तो उसका जिधर दायां आपका भी दायां। उत्तर दिशा का ये फायदा होता है कि जिधर उसका है आपका भी उधर, उधर उसका दायां आपका दायां, आपका बायां उसका बायां। तो दाएं मुड़ने के लिए कह रहा है, तो आप दाएं मुड़ जाएंगे अपने ही। कह रहा है अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा है, तो ये जो दिशा है ये पूरब वाली दिशा होगी। देखिए डायग्राम में पूरब है, तो ऑप्शन देखिए 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, यदि ड्राइवर को 12 पेडेस्ट्रियन को 20 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में कार को क्या लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें हमें बस क्या चेक कर लेना कि ड्राइवर आखिर 12 आया कैसे और पेडेस्ट्रियन आखिर 20 आया कैसे। ड्राइवर इसमें हम नंबरिंग करके चेक करते हैं। नंबरिंग करके चेक करेंगे तो जैसे डी नंबरिंग याद होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। डी चौथे पे होता है प्लस कर लेंगे, आर 18 पे होता है प्लस कर लेंगे, आई 9 पे होता है प्लस कर लेंगे, बी 22 पे होता है प्लस कर लेंगे, ई 5 पे होता है प्लस कर लेंगे, आर 18 पे होता है। तो यहाँ पर तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी और 12 लेना, हो सकता है किसी संख्या से भाग देने में हो जाए। 8 5 13, 13 2 15, 15 9 24 24 और वो 8 दोस्तों 32, 32 4 36, 36 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7 76, 76 से 12 बना सकते हैं आप। देखिए तो 12 6 72 नहीं बन पाएगा, 12 72 होता तो बन जाता, यानी कि ये तो ट्रिक फेल हो गई। तो क्या करेंगे, चलिए एक ट्रिक और है। देखिए बहुत आसान ट्रिक है, ट्रिक से ये सॉल्व होगा क्वेश्चन। आप सोचेंगे हम कहाँ सोच रहे थे और ये सॉल्व कहाँ से हुआ। इस ड्राइवर में अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट है, 6 अल्फ़ाबेट है, बस इसमें 2 का गुणा कर दीजिए 12 आ गया। पेडेस्ट्रियन में गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अल्फ़ाबेट है, बस इसका दूना कर दीजिए 20 हो जाएगा। कार में कितने अल्फ़ाबेट हैं, अब फटाफट कमेंट कीजिए। आप कहेंगे 1 2 3 अल्फ़ाबेट हैं, बस 2 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा पद आएगा, कौन से मतलब अल्फ़ाबेट आएंगे। तो इसका भी यही बेस्ट तरीका है कि आप BOQ, जैसे BOQD से ERT से बना हुआ है, BOQD से क्या बना हुआ है, ERTG बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उसी लॉजिक्स को ढूंढ करके NPC पर अप्लाई कर देंगे। इसमें भी हम नंबरिंग कर देते हैं, जैसे B दूसरे पे होता है, O 15 पे होता है, Q 17 पे होता है, D 4 पे होता है, E 5 पे होता है, R 18 पे होता है, T 20 पे होता है, G 7 पे होता है। तो यहाँ पर 20 2 था, E 5 हुआ, आप कहेंगे +3 हुआ, O 15 था, R 18 आप कहेंगे +3 हुआ, Q 17 था, T 20 आप कहेंगे +3 हुआ, D 4 था, G 7 +3, यानी +3 वाली लॉजिक लगी हुई है। फटाफट इस पे कर दीजिए, A 1 पे, N 14 पे, P 16 पे और C 3 पे।
एक एक में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 पे डी। इसमें जोड़ेंगे 17 हो जाएगा क्यू। इसमें जोड़ेंगे 3 तो 19 हो जाएगा एस। इसमें 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा एफ। बस हो गया आपका आंसर डी क्यू एस एफ, ये एफ है, ठीक है, डी क्यू एस एफ, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, नंबरिंग अगर याद है तो एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन तो इजीली आप कर लेंगे, वो भी सेकंडों में, मिनट नहीं लगेगा, सेकंडों में आप कर लेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अल्फ़ाबेट जितनी A to Z है 1 से 26 तक नंबरिंग याद हो जानी चाहिए, उनका उल्टा क्रम भी याद होना चाहिए, ठीक है, 2 चीज़ जरूर याद होनी चाहिए। प्रैक्टिस करके याद कीजिएगा, रट के मत याद कीजिएगा वरना भूल जाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कह रहे विलुप्त पद याद कीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4 पद गायब है, विलुप्त। इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या, पहले उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो उसको हम 3 4 5 के ग्रुप में बांट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 90% मैं कहूँगा 90% क्वेश्चन इस ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं। हाँ, 10% क्वेश्चन थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करके सॉल्व किया जाता है। अब दूसरी चीज़ देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप समझ लीजिए एक साइक्लिक प्रोसेस चलेगा। अगर ABC आ गया तो ABC आएगा, फिर ABC आएगा, इस तरीके से ये क्या करता है, खुद को बार बार रिपीट करता है। अगर AB आ गया, ऐसे भी हो जाता है, AB आया तो ट्रिपल बी आएगा, A4B आ जाएगा। इस तरीके से भी ये ग्रुप आगे बढ़ता है। बस अगर आप गलती करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हमने गलती की है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हम देखेंगे तो थोड़ा सा अपने दिमाग का भी यूज़ करना है कि इसको हम 3 के ग्रुप में बांटे, 4 के कि 5 के। तो यहाँ पर देखिए B था, A था, और यहाँ पर देखिएगा आपका 4 है, सब में 4 है तो 4 गायब है। तो यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया, सिर्फ B और A, ठीक है। तो हमें 2 के ग्रुप में तो बांटना नहीं है, पहली चीज़। और 3 के ग्रुप में अगर हम बांटते हैं, 3 के तो इस तरीके से बटेगा। चलिए इस ग्रुप में बांट करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पर देखिए B था, A था, के बाद A था, A के आगे क्या होगा हमें नहीं पता, तो A के आगे यहाँ पर B रख सकते हैं, तो आप B रख दीजिए। आगे देखेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल करना है तो फिर आगे उसी ग्रुप में बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि A के आगे क्या है या B के पीछे क्या, उस हिसाब से फिल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूसरे वाले में देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे B है फिर A है। अब A से पहले क्या होगा, तो हम और में देखेंगे कि A से पहले है क्या, तो पहले ही में देख लीजिए A से पहले B है, तो यहाँ पे B हम फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ी, A के बाद B है, B के बाद यहाँ पर क्या होगा हमें नहीं पता, तो दोस्तों B के बाद देखिए कहाँ पे क्या है, तो इस ग्रुप में अगर हम देखें B के बाद B है तो यहाँ पे हम B फिल कर देंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो B से पहले क्या लिखें, A लिखें कि B लिखें, यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो गई। तो थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लीजिए, BAB था, BBA था, ABB था, बात नहीं बन रही, ये बन ही नहीं रहा सिस्टम। तो दोस्तों ये 3 वाली ट्रिक फेल हो गई आपकी। तो ये एक बार में मैं सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे आप गलती करेंगे तो ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन प्रैक्टिस किए रहेंगे, इस वीडियो को वॉच किए रहेंगे पूरी, बगैर स्किप, कितने बच्चे स्किप करके आगे बढ़ेंगे उनके समझ में अब नहीं आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों स्किप नहीं करना है, सारी चीज़ों को समझना है। जैसे 4 के ग्रुप में मैंने इसको बांट दिया, अब क्या करेंगे, देखिए लास्ट में इसके B है, उससे पहले वाला स्पेस है, तो आगे हम देखेंगे ग्रुप में कि B से पहले क्या है, A है, तो A यहाँ पर हम फिल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों A आए, A से पहले क्या है हम इसी ग्रुप में देख लेंगे, A से पहले B है तो यहाँ पर हम B फिल कर देंगे। इसी तरीके से फिर A आ गया, A से पहले क्या हमने फिल किया, B फिल किया, और यहाँ पे B है, B से पहले क्या है यहीं पर देख लीजिए, B से पहले A है, A फिल कर देंगे। अब देखिए ये क्या बन रहा है, BAAB यानी BAAB, जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा कि इस तरीके से साइक्लिक प्रोसेस में ये चलते हैं, तो वैसे ही चला कि नहीं चला, कोई दिक्कत हुई। अब आपने फिल क्या किया, आप कहीं A फिल किया, B फिल किया, B फिल किया, A फिल किया, ये आपका आंसर हो जाएगा ABBA, ऑप्शन 1 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन डाइस से रिलेटेड है दोस्तों, ये NTPC और अल्प दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा नीचे एक ही पैसे के, यहाँ पे पैसा लिख दिया है लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया। यदि निकले फलक पर, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ, यहाँ पर निचले होना चाहिए, निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 6 हो तो ऊपर के फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। किसके विपरीत पूछ रहा है, 6 के। 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि कौन सा पासा है, मानक पासा की सामान्य पासा। उसका तरीका ये होता है कि 2 फलकों का योग जोड़ लीजिए। जैसे 6 है यहाँ पर 1 है 7 आ गया तो वो मानक पासा नहीं हो सकता। कौन सा, मानक पासा होता तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कहते हैं, जिसके विपरीत पूछे 7 में से उसको घटा दीजिए, 7 में से 6 घटा दीजिए 1। जिसके भी विपरीत पूछे 7 में से उसको घटा दीजिए, कब, जब मानक पासा रहे तब। लेकिन ये तो मानक पासा है नहीं, ये आपका सामान्य पासा में क्लॉकवाइज रूल लगाया जाता है और भी बहुत सारे रूल होते हैं। जैसे इसमें क्लॉकवाइज रूल हम नहीं लगा सकते। जिसके विपरीत पूछे अगर दोनों में कॉमन वो दिख जाए, वो वहाँ पे क्लॉकवाइज रूल लग ही नहीं पाएगा। फिर क्या करेंगे इसमें, तो बहुत आसान तरीका है। देखिए 6 है,
6 के बगल में 1 है, 6 के बगल में 2 है, यानी 1 और 2 ये दोनों बिंदु 6 के विपरीत नहीं हो सकते क्योंकि इसके बगल में है। ऐसे यहाँ पे 6 है, 6 के बगल में 3 है, 6 के बगल में 4 है। 3 और 4 जब इसके बगल में है तो इसके विपरीत नहीं हो सकते। डाइस में दोस्तों 6 फेस होते हैं, तो यहाँ पर एक छठा है जिसके विपरीत पूछ रहा है, तो अब एक और कौन सा नंबर बचा, आप कहेंगे 5 बचा, यानी कि यही दोनों एक दूसरे के 5 और 6 विपरीत हो जाएंगे, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न शब्द को चुनिए। गाय है, बकरी है, भैंस है, मुर्गी है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला क्योंकि इतना इजी ये क्वेश्चन है और इतना इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी 2016 अल्प 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको कमेंट जरूर कर देना है। गाय है, बकरी है, भैंस है, मुर्गी है, चारों में दोस्तों असंगत कौन है, यानी 3 एक जैसे होंगे और एक अलग होगा, तो उस अलग को आपको बताना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करें निम्न विकल्पों में से भिन्न आकृति। जैसे ये शब्द के रूप में पूछा था, ये आकृति के रूप में पूछा कि इसमें भिन्न आकृति कौन सी। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था और 2017 में पूछा भी था, तो इसीलिए मैं लेकर के आया हूँ। कंफ्यूजन क्या थी, जैसे यहाँ पे 5 भुजाओं वाला पंचभुज है, तो इसके ऊपर दोस्तों 5 तीलियां बनी हुई हैं। यहाँ पे त्रिभुज है, इसके ऊपर 3 तीलियां बनी हुई। यहाँ पे चतुर्भुज है, इसके ऊपर 4 तीलियां बनी हुई। यहाँ पे षटभुज है, इसके ऊपर 2 2 4 6 तीलियां बनी हुई। यानी जितनी भुजाएं हैं उनके ऊपर उतनी तीलियां बनी हुई हैं, तो फिर इसमें असंगत हम कैसे ढूंढेंगे, यही सबसे बड़ा मैटर इसमें था। तो मैंने सोचा कि आपको कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप का अगर पूछ दिया क्वेश्चन तो आप फंस जाएंगे। तो इसमें क्या किया है वो देखिए, वो क्या किया है, कितना शानदार दिमाग लगाया एग्जामिनर, क्या किया है। अब यहाँ पे षटभुज पे आते हैं। षटभुज में जो तीलियां हैं इस तरीके से सीधी रेखा पर है। षटभुज में 6 तीलियां जो आपकी दी हुई है इस तरीके से, 6 तीलियां दी हुई है इस तरीके से, ये सभी की सभी सीधी रेखा पर है। चतुर्भुज में अगर आप देखते हैं तो ये भी क्या है, एक सीधी रेखा पर, ये भी एक सीधी रेखा पर, ये भी। त्रिभुज में भी एक सीधी रेखा पर है, लेकिन पंचभुज में ये शीर्ष पर दे दिया है, यही मिस्टेक कर दिया। अगर ये ऐसे करता, ऐसे जैसे इसको पलट दिया होता और यहाँ पर 5 तीलियां बना देता, तब तो ये भी उसी ग्रुप का हो जाता। लेकिन यही इसको भिन्न, हर हाल में तो भिन्न होना था, तो इसी को इसी रूप से डाल करके भिन्न कर दिया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या है, इनमें भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है वर्ग की संख्या। काउंटिंग फिगर से रिलेटेड जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो ये ट्रिक अप्लाई कर लीजिएगा। जब भी एक वर्ग दिया हो और उसमें प्लस बना हुआ हो तो जानिए उसमें कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। अगर उसी में एक पतंगा बना दिया जाए, जैसे ऐसे बना दिया जाए, तो आप समझिए इसमें +1 यानी 6 वर्ग है। बस इसी से इस क्वेश्चन को हम निपटा देंगे। जैसे यहाँ पर एक वर्ग था, उसमें क्या था, एक प्लस बना हुआ है इतना बड़ा और एक इसमें पतंगा बना हुआ है, तो ये आपका बाहर से 6 हो गया, इसमें 6 वर्ग हो गए। ठीक है, इसी तरीके से उसके अंदर देखिए एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है, उसमें प्लस बना हुआ है और उसमें भी एक पतंगा बना हुआ है, तो इसमें भी कितने हो गए, 6 हो गए। अब उसके अंदर आप देखिए तो एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है, उसमें प्लस बना हुआ है लेकिन उसमें पतंगा नहीं है, तो इसमें सिर्फ 5 ही हो जाएंगे। पतंगा वाले में क्या होते हैं, 6 होते हैं। अब यहाँ पर 6 6 12, 12 5 17, 17 आपका आंसर हो जाएगा। कितना टाइम लगा दोस्तों, मात्र 10 से 15 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा। बस ट्रिक पता होनी चाहिए। काउंटिंग फिगर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ सीधी रेखा वाले को छोड़ करके, क्योंकि उसमें डायरेक्टली आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन जैसे वर्ग की संख्या, त्रिभुज की संख्या निकालने में आपको ट्रिक की बहुत ज़रूरी है। आयत की संख्या निकालने में ट्रिक की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि काउंट करेंगे तो काउंट करते रह जाएंगे, आंसर नहीं आ पाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, तो इसका आंसर देखिए, कमेंट करना है तो कर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है कि ये तो ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ए पहला तो दिया हुआ है, ए सब में ए है, उसको ढूंढने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब बचा हुआ CEGI, उसके बाद क्या होगा, इसमें हम नंबरिंग कर देंगे। इसमें भी देखिए मैं कहता हूँ कि नंबरिंग याद होनी चाहिए। CEGI, उसके बाद क्या होगा हमें नहीं पता, तो हम नंबरिंग करेंगे। तो C तीसरे पे, E 5वें पे, G 7वें पे, I 9वें पे, और यहाँ पर क्या होगा हमें नहीं पता। तो ये ट्रिक अगर आप जानते हैं, तुरंत नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस पैटर्न में ये आगे बढ़ रहा है। जैसे 3 2 5 +2, 5 2 7 +2, 7 2 9 +2, यानी कि +2 होगा 11। 11वें पे के, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन, इसका भी आंसर कमेंट कीजिए, बहुत आसान है। क्या है, 6 का संबंध 18 से, तो 4 का संबंध यहाँ पर किससे होगा। कितने बच्चे यही कहेंगे कि 6 का 3 में गुणा 18, 4 का 3 में गुणा 4 3 12, जो कि ऑप्शन में तो दिया नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर ऐसी गलती नहीं करता कि इतना आसान क्वेश्चन दे देगा आपको। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा दिमाग को घुमाइए। घुमाना ये है कि 6 को मैं और 18 कैसे बना सकता हूँ। 6 का स्क्वायर मैं करूँगा तो 36 बनेगा, और 36 में 2 का भाग दे करके मैं 18 बना सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही 4 का मैं स्क्वायर करता हूँ तो 16 बनेगा। 16 में मैं 2 का भाग तो करूँगा तो 8 होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिलोजिज्म का क्वेश्चन मैंने इस बार लास्ट में रखा है।
बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को चलिए करते हैं। कुछ संभावना वाली जो है क्वेश्चन थे जिनमें वो संभावनाएं सही साबित होती हैं, और कुछ संभावना वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें वो क्वेश्चन निष्कर्ष गलत साबित हो जाता है। का आखिर कौन सा संभावना वाले जो क्वेश्चन थे जिसमें सही साबित हुआ वो मैंने पिछली वीडियो में करा रखा है, और इसमें गलत कैसे साबित होगा वो समझेंगे। चलिए, कथन क्या कह रहा है? कथन, कोई हरा पीला नहीं है। पहले कह रहा है कि कोई जो हरा है वो पीला नहीं है, कोई हरा पीला नहीं है। आगे कह रहा है कि सभी पीला लाल है। सभी पीला क्या कह रहा है कि लाल है। उसके बाद कह रहा है कि सभी लाल नीला है, और सभी लाल कह रहा है कि नीला है। बस इस तरीके से मैंने कलर चेंज करके सारी चीज़ें क्लियर कर दी। ये आपका डायग्राम बन जाएगा। सभी कहेगा तो उसके अंदर डालेंगे, सभी कहेगा उसके अंदर डालेंगे, कुछ कहेगा तो आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे। लेकिन अगर कुछ भी नहीं कहेगा तो इस तरीके से अलग अलग रखेंगे। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष कह रहा है, देखिए एक चीज़ मैं बता दूं उसके बाद निष्कर्ष पर चलेंगे। अगर ये कहे कि सभी पीला लाल है, सभी पीला नीला है, तो बात बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर ये कहे कि सभी नीला लाल है, बात गलत हो जाएगी। अगर कहे कि सभी लाल पीला है तो भी बात गलत हो जाएगी। अगर कहे कि कुछ नीला पीला है या कुछ लाल नीला है, कुछ कहे, यानी कहने का मतलब ये है कि बाहर वाला कुछ अंदर वाला हो जाएगा, लेकिन अंदर वाला सभी बाहर वाला हो जाएगा। अंदर के जितने भी हिस्से हैं वो सभी बाहर वाले हो जाएंगे, लेकिन बाहर वाले सभी अंदर वाले नहीं होंगे। कुछ ज़रूर होंगे, सभी नहीं होंगे, कुछ होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान दे करके चलिए हम निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कम से कम कुछ नीला पीला है, कुछ नीला पीला है। बिल्कुल बात सही है। ये कुछ कह रहा है, ये नीला वाला जो हिस्सा है उसको कुछ पीला बना रहा है। अगर सभी कहता तो गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो सही हो गया। आगे कह रहा है सभी नीला के हरा होने की संभावना है। सभी नीला यहाँ है, हरा यहाँ, दो ही अटैचमेंट है नहीं इनमें, तो ये तो आग बंद करके आप गलत काट दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे संभावना लिखा है। संभावना है तो किस कंडीशन में ये सही होगा? देखिए, अगर ये हरा इस नीले में थोड़ा सा भी ऐसे बनाइए, अगर ये हरा नीले से थोड़ा सा भी कैल्शियम मैच खाता तो ये सही हो जाता। कम भी खासा तब भी संभावना रहती तो हम इसको सही कर सकते थे। लेकिन ये एकदम अलग थलग है तो इसको सही होने की गुंजाइश ही नहीं बनी हुई है। संभावना लगा या कुछ भी लगा तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे शानदार धमाकेदार टिप के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।